हेलो एवरीवन, आई एम सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबी, जहां हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इससे पहले हम क्लास 12 का जो फर्स्ट यूनिट था रिप्रोडक्शन, उसे कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है, वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर्स में हमके कितने टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो पहला टॉपिक हमें दिया हुआ है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे, फिर देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में, फिर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले जो कि इसके चैप्टर के नेम में दिया हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस से आप क्या समझते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। यानी कि इनहेरिटेंस कोई चीज़ नहीं है, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कैरेक्टर्स जो है वो पास्ट होते हैं, कहाँ से, पेरेंट से प्रोजेनी तक। यानी कि जैसे कि हम यानी कि किसी भी पेरेंट्स से, यानी कि उनके पेरेंट्स के अगर बाल घुंघराले, तो हो सकता है कि उनके जो प्रोजेनी यानी कि उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनमें भी हमको देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरीके से जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी हाइट हो गई, उनका स्किन का कलर हो गया, उनका शेप हो गया, उनके बालों का स्टाइल हो गया कि वो घुंघराले है, स्ट्रेट है, कैसे हैं। तो इस तरीके के जो कैरेक्टर्स होते हैं सर्टन, वो हमारे क्या होते हैं, पास होते हैं फ्रॉम द पेरेंट टू प्रोजेनी। इसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। ये एक प्रोसेस है। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जिसने क्या दिया था, उसने कुछ लॉ दिए थे इसी इनहेरिटेंस के ऊपर। तो था हमारा कुछ प्रिंसिपल्स थे, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस जिसको लॉ फर्स्ट लॉ कहा गया, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन जिसको सेकंड लॉ कहा गया, और प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसको लॉ थर्ड कहा गया। अब ये जो मेंडल था, इसका पूरा नाम था हमारा ग्रिगोर मेंडल। इसने क्या कराया, कंडक्ट कराया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी के ऊपर इन्होंने क्या कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराई। ओके, इसने क्या किया, उसके बाद प्रपोज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसने क्या किया, प्रपोज कर दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और अभी तक तो हम पढ़ते थे कि बायोलॉजी में कभी भी हमको मैथमेटिक का कभी कोई यूज़ नहीं आएगा, लेकिन ये जो पहला है मेंडल जो था, उसने सबसे पहले फर्स्ट टाइम स्टैटिक एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स का इसने यूज़ किया था। और उसने ऐसे छोटी मोटी सैम्पलिंग नहीं ली थी, मतलब लार्ज सैम्पलिंग साइज पे ही जो है इसने जो है हमारा एक्सपेरिमेंट कराया था। अब इसको क्या है, इसमें क्या लिए थे, टू अपोजिंग ट्रेड्स लिए थे। पहला था टॉल प्लांट्स और एक था हमारा ड्वार्फ प्लांट्स। इसने क्या किया, कंडक्ट कराया आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या फिर उसको क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। और इसने क्या 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वेराइटीज़ जो है इसने सेलेक्ट की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्या क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो गार्डन पी पे किया था। उसने फर्स्ट टाइम जो मैथमेटिकल लिया था और लार्ज सैम्पलिंग पे था किया था। लेकिन ये जो मेन आ जाता है ये क्वेश्चन कि 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स जो थे वेराइटीज़, वो कौन कौन सी थी। तो ये जो 14 जो कैरेक्टर्स है, ये हमको एज इट इज़ याद होनी चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसने क्या लिया था, स्टेम की हाइट ली थी। ठीक है, स्टेम की हाइट यानी कि टॉल है या ड्राफ है। फ्लावर का जो कलर था वो वॉयलेट है या वाइट है। फ्लावर की जो पोजीशन है वो एक्सिल पे है या टर्मिनल पे है ना। पॉड का शेप जो है इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रक्टेड है। पॉड का कलर कैसा है, ग्रीन कलर की है या येलो कलर की है। सीड जो है उसका जो है कलर कैसा है ना, वो येलो सीड है या फिर ग्रीन है। और सीड का जो शेप कैसा है, राउंड है, एकदम राउंड है या फिर रिंकल्ड यानी कि सूखा हुआ है। ओके, अब पढ़ेंगे हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। ओके, इस इनहेरिटेंस ऑफ जीन के अंदर क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया गया। मोनोहाइब्रिड यानी कि जो है हमारे, सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि ये जो टी और ये टी क्या है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है जीन का। ठीक है, जिसके अंदर जो ये कैपिटल लेटर में जो टी लिखे होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और जो स्मॉल में लिखे होते हैं वो हमारे रिसेसिव होते हैं। ठीक है, अब इनका जब इन्होंने क्या कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, यानी कि टॉल और ड्राफ के बीच में जब इन्होंने क्रॉस कराया, तो इस टी के साथ ये टी बल्कि एक एलील बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 4 एलील्स बन गए। फिर इनके बाद इसको हम क्या कहेंगे, F1 जनरेशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको F1 की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फिलियल फर्स्ट, है ना, फिलियल फर्स्ट जनरेशन ये हमारी होती है। अब इनके बीच में ये जो 4 बन के आए, इनके बीच में जो है हम इनका सेल्फ क्रॉस कराते हैं, यानी कि टी और टी और टी के अंदर सेल्फ क्रॉस कराते हैं। तो हमको क्या मिलता है, तो हमको एक मिलता है दोनों ही बड़े टी, एक मिलता है बड़ा टी छोटा टी, एक छोटा टी एक बड़ा टी, और ये दोनों ही जो है हमको छोटे मिलते हैं। यानी कि इससे हमको क्या हुआ कि जब हमने टॉल और ड्राफ को जब हमने क्या कराया, उनकी ब्रीडिंग कराई, तो हमें दिखा कि जो सारे जो F1 जनरेशन के जितने भी हमारे एलिस थे वो हमारे कैसे आए कैरेक्टर्स में, सब टॉल थे। लेकिन जब उन्हीं टॉल का जब हमने कराया तो हमको एक ड्राफ निकल के आ गया।
यानी कि ये था बेसिकली कि जो इन्होंने करवाया था उसमें से 1/4 तो हमारे ड्राफ्ट निकले थे और 3/4 जो थे वो हमारे टॉल निकले थे। यानी कि कैसे ना कैसे करके जो हमारा स्मॉल जो कैरेक्टर है, स्मॉल जो प्लांट होगा हमारा ना, स्मॉल जो ड्राफ्ट है वो कैसे ना कैसे करके वो हमारा किसी ना किसी जनरेशन में वो हमारे शो हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में वो शो नहीं हुआ, लेकिन वो सेकंड जनरेशन में हमें वो ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हो सकता है, तो उसकी चांसेस क्या होते हैं कि 1/4 हो सकता है हमारा ड्राफ्ट हो और 3/4 हमारे टॉल हो। अब यह कुछ चीज़ें हमें जाननी है, वो है कि जीनोटाइप क्या फिनोटाइप क्या। जीनोटाइप यानी कि जो जीन्स है, यानी कि जैसे जीन्स है, टी और टी क्या एक जीन्स है, तो जब टी और टी जो होते हैं इनको जीन्स कहते हैं। और फिनोटाइप यानी कि फिनोटाइप से समझ में आएगा, फिनोटाइप यानी कि फिजिकल कैरेक्टर, यानी कि फिजिकल कैरेक्टर यानी कि टॉल है या ड्राफ है, वो उसका फिनोटाइप होता है। ठीक है, तो हम जीनोटाइप कैसे निकालेंगे? जीनोटाइप क्या है हमारा टी और हमारा स्मॉल टी, और फिनोटाइप क्या है टॉल और ड्राफ्ट। अब इनका रेशो जब निकालेंगे तो फिनोटाइप का रेशो क्या आएगा, यानी कि टॉल और ड्राफ्ट कितने हैं, तो टॉल कितने गिनो 1 2 3 और हमारा ड्राफ्ट कितना 1, तो इसका रेशो हो जाएगा 3:1। लेकिन जीनोटाइप का जब रेशो निकालेंगे तो टी वाले और स्मॉल टी और बिग टी, और दोनों ही हमारे स्मॉल टी वाले, तो जो दोनों ही कैपिटल टी है उसमें तो हमारा सिर्फ 1 है, और टी और ये टी वाले हमारे 2 है, तो 1:2:1 हमारा इसमें आ जाएगा। ओके, अब ये जो जीन था ना, इस जीन को क्या कहा, इनिशियली इसको नाम दिया गया था, जीन नहीं नाम दिया गया था, इसको इनिशियली हम फैक्टर बोलते थे। ठीक है, मेंडलिन ने इसको फैक्टर नाम दिया सबसे पहले, तो जो कि क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस थी। इससे भी क्वेश्चन आता है कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कौन होती है, क्या होती है, तो हमको याद रखना है जीन होती है, जिसको पहले हम इनिशियली फैक्टर बोलते थे। दिस कंटेन, इसमें क्या होता है, इसमें कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी पर्टिकुलर जो भी हमारा ट्रेट है, यानी कि जिस तरीके से किसी के आँखों का रंग पीला है, नीला है ना, तो वो जो पर्टिकुलर ट्रेट है उसके लिए एक जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो जीन होता है, जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है ना। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। तो दिस कंटेन इन्फॉर्मेशन टू रिक्वायर्ड एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। फिर है कि जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट नोन एज एलील्स, यानी कि वो जो जीन हैं जो कि कोड करते किसी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग के लिए, उनको हम एलील्स कहेंगे। जैसे कि जो टी और टी जो है हमारा ना, स्मॉल टी और बिग टी, ये क्या हमारे एलील्स है, और ये दो मिल जब हो जाते पेयरिंग में तो उनको क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ठीक है, अब मेंडल जो था उसने क्या कराया, क्रॉस कराया टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विथ ए ड्राफ्ट प्लांट को उसने क्या कराया, क्रॉस कराया, जिसको नाम दिया टेस्ट क्रॉस, जिसमें हमारा टॉल और हमारा ड्राफ्ट को हमने क्रॉस कराया, तो टी मिला, फिर इनका सेल्फ क्रॉस कराएंगे। ठीक है, और इस तरीके से जब हम इसको एक बॉक्स में रख के जब हम इसका करवाते हैं, तो उस बॉक्स का जो नाम होता है वो होता है प्यूनेट स्क्वायर कहते हैं, जिसको दिया था रिग्नाल्ड सी प्यूनेट ने दिया था। ये हमें ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि ये जो स्क्वायर है इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको प्यूनेट स्क्वायर कहते हैं, जो कि हमको रिग्नाल्ड सी प्यूनेट ने दिया था। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि जो टी है और इधर टी है, जो एक तरफ वाले जो एलील है हमको एक तरफ लिख देंगे और एक तरफ वाले को एक तरफ, यानी कि टी इधर लग जाएगा, और इसको जो अलग करेंगे तो इसका टी, और फिर इसका इसके साथ क्रॉस बन के ये टी हो जाएगा, इसका इसके साथ बन के टी हो जाएगा, इसका इसके साथ बन के टी और इसके साथ इसके टी हो जाएगा। ओके, तो यही है, इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि टेस्ट क्रॉस में क्या हुआ था, टॉल और ड्राफ्ट लिया गया था और किस तरीके से कराई गई थी वो देखना है। फिर आ जाता है हमारा प्रिंसिपल, या फिर जिसको हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें आती है, एक आता है फर्स्ट लॉ जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, और एक आता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या आता है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट, जिसको हम फैक्टर कहा गया है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स है सबसे पहले वो कंट्रोल किए जाएंगे किसी डिस्क्रीट यूनिट के द्वारा, जिसको हम फैक्टर कहते हैं। जो कि फैक्टर जो होती है, यानी कि वही जो आगे जाके जीन बनेंगे, वही फैक्टर जो पेयर में होते वो भी हमने देखा, और डिसिमिलर जो पेयर होगा है ना, उसके अंदर एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, तभी वो डिसिमिलर होगा। और यूज टू एक्सप्लेन, इसका यूज़ किया गया है एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर, वन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर का एक्सप्रेशन को देखने के लिए इसका जो है यूज़ किया गया। ऑल्सो एक्सप्लेन, ये और क्या एक्सप्लेन करती है, 3:1 प्रोपोगेशन ऑब्टेन एंड F2 जनरेशन में जो हमको देखने को मिला, 3:1 जो हमने देखा था, अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, जिसका फिनोटाइप रेशो निकला था हमारा 3:1, वो उसको एक्सप्लेन करती है हमारी क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस।
फिर नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। ये क्या होता है कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डोंट शो एनी ब्लेंडिंग एंड द बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। यानी कि इस लॉ में ये बताया गया है कि ये एक ऐसे फैक्ट पे बेस्ड है जिसके अंदर एलील जो होते हैं वो किसी तरीके के ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि वो जो कैरेक्टर्स है आर रिकवर्ड हो जाएंगे इन F2 जनरेशन के अंदर, वो कैसे न कैसे करके रिकवर्ड हो जाएंगे। लेकिन जब हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को हमको मिला, जब हमने क्या किया, रेड लिया जो कि कैपिटल R और स्मॉल r जिसको हम वाइट का, जब हमने क्या कराया, इनका जब हमने क्रॉस ब्रीडिंग कराई तो हमको पता चला कि जो एक नया ही कलर मिल के आ गया हमको, पिंक कलर मिल के आ गया। और जब हमने इन पिंक का जब हमने कराया तो हमको रेड भी मिला, पिंक भी मिला और वाइट भी मिला। तो इसको कहते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। पूरी तरीके से इसका डोमिनेंस जो है नहीं आया हमारे पास और अलग ही एक कलर निकल के आ गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसको कहेंगे। फिनोटाइप रेशियो जो इसका निकला था 1:1 और जीनोटाइप रेशियो भी इसका सेम था 1:2 ही इसका जीनोटाइप रेशियो था। ओके अब मॉडिफाई एलील जो है हमारे कुड बी रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ, जो कि रेस्पॉन्सिबल कि आखिर ऐसा क्यों निकला। हो सकता है कि लेस इफ़िशिएंट एंजाइम्स जो वहाँ पर थे नॉर्मल, या फिर लेस इफ़िशिएंट नॉन फंक्शनल यानी कि फंक्शनल ही नहीं हो सके हमारे एंजाइम्स, या फिर हो सकता है कि नो एंजाइम्स एट ऑल, वहाँ पे कोई एंजाइम्स था ही नहीं, इसलिए इस वजह से जो हमको क्या एक तरीके का अलग ही जो मॉडिफाई एलील हमको देखने को मिल गया। अब कोडोमिनेंस की बात करें, जो कोडोमिनेंस जो होता है वो हमारा होता है लो म्यूटेशन शो करता है, नॉर्मल या फिर लेस इफिशिएंट जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, और जिसका एग्जांपल है हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप। जिसका एग्जांपल कौन होता है, कोडोमिनेंस का एग्जांपल है हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो कि ABO होता है, जिसको मल्टीपल एलीलीज में भी कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल एलीलीज किस में शो होता है, तो हमारे ABO ब्लड ग्रुपिंग में शो होता है। व्हेन सम कैरेक्टर्स गेन बाय मोर देन 2 एलील्स उसको हम क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस कहेंगे, ठीक है। या फिर मल्टीपल एलीलीज जिसको हम कहेंगे, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सेम कैरेक्टर जो कि गेन हो रहे हैं एक से ज़्यादा दो एलील्स के पास, ठीक है, मोर देन 2 एलील्स, उसको हम कहेंगे ABO ब्लड ग्रुपिंग। अब ये ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या है वो देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहला पेरेंट 1 है, ये मान लो ये पेरेंट 1 है और ये पेरेंट 2 है। पेरेंट 1 जो है उसके पास जो है एलील है वो हमारा है IA, है ना। सेकंड वाले के पास भी है IA। तो IA मिलके हमारा किस तरीके का जो हमारा जीन बनाएगा, IA और IA वाला, जो कि क्या निकालेगा A, यानी कि उस इन पेरेंट्स की जो प्रोजेनी आएगी उनका जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, हमारा A ब्लड ग्रुप होगा। ओके अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेरेंट से अगर हम नेक्स्ट पेरेंट के पास I है और सेकंड पेरेंट के पास अगर IB होता है तो उसके पास जो ऑफस्प्रिंग के जो उनके जीनोटाइप होगा वो कैसा बनेगा, IA और IB, यानी कि उसके ऑफस्प्रिंग का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। फिर है I है और I यानी कि यानी कि इस पर कोई भी एलील नहीं लगाए जिसको हम O मानते, तो इसमें डोमिनेट जो होता है वो हमारा शो करेगा नेक्स्ट आगे जाके। तो इसका जो जीनोटाइप है वो I और I बन जाएगा, जिसका जो डोमिनेंट चूँकि A है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, A आएगा। ओके फिर नेक्स्ट आता है हमारा IB और IA, ठीक है। IB अगर पेरेंट्स के पास IB और IA है तो IA और IB यानी कि AB ग्रुप होगा उनके ऑफस्प्रिंग में, और अगर IB है तो उनका जो है ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और IB और I है तो B जो है हमारा ज़्यादा डोमिनेंट होता है I से, तो हमारा क्या हो जाएगा, B ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और अगर दोनों में ही हमारा क्या है, O है, तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा O, एक्चुअल में इसको निल कहते हैं, यानी कि कुछ नहीं, या फिर हम इसको O ब्लड ग्रुपिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमसे इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और इसमें हमको ध्यान रखना है जिसमें हमसे पूछा जाता है कि 1 पेरेंट का जीन ये है, सेकंड का ये है, और उनकी फिर ब्रीडिंग कराओ, क्योंकि जो चाइल्ड जो है उनका किस ग्रुप का होगा वो हमें बताना होता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो जितने आप क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतना ही आसान हो जाएगा ये, ठीक है। ओके नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। इनहेरिटेंस से 1 जीन देख लिया, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में हम देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि जिसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, यानी कि 2 जो है इसमें तरीके की ट्रेड्स ली जाती हैं, ठीक है। राउंड और येलो, राउंड भी है और येलो भी है, और रिंकल्ड और ग्रीन है। राउंड के लिए कैपिटल R और येलो के लिए कैपिटल Y। रिंकल्ड के लिए जो है हमारा स्मॉल r और ग्रीन के लिए है हमारा स्मॉल y। इनका जब हमने निकाला तो इसका जो जीन निकल के आया RY और इसका निकल के आया स्मॉल r स्मॉल y, और फिर इनका जब हमने क्या कराया, क्रॉस कराया, तो हमको निकल गया RY निकल गया। अब इनका जब हम क्या करेंगे, इनका सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे हम, ठीक है। तो इसकी सेल्फ क्रॉसिंग कुछ इस तरीके से होगी, और यहाँ पर हम इसमें जो है इसका यूनिट बॉक्स बना के हम इसको लिखते जाएंगे। जैसे कि यह हमको भी दिया हुआ है RY, तो इसका इसके साथ करेंगे तो
कैपिटल आर और डब्ल्यू, इसके कराएंगे तो आर ये और ये हमारा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसके जो है हमारे को क्रॉसिंग करवानी है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, जितने आप उसको करते रहोगे तो आपको उतना ही ये जो है लर्न हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस तरीके से हम इस पूरे बॉक्स को जो है फिल करेंगे। ये आपको खुद से ही अब अपना दिमाग लगा के करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ खुद से ही करनी है अब। ओके, नेक्स्ट जो है इसका जो फिनोटाइप रेशो क्या है वो मैं बता देती हूँ। वो जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है कि फिनोटाइप जो है हमारा क्या होता है उसका, तो वो होता है हमारा 9:3:3:1, 9:3:3:1 होता है। और जीनोटाइप जो होता है वो होता है हमारा 1:2:1, 2:4:2 और 1:2:1। यानी कि इसमें देख सकते हो आप कुछ पैटर्न बनाएं, जैसे कि 1:1, फिर उसका डबल कर दो तो 2:4:2 और फिर वापस से उसका वही स्टार्टिंग वाला 1:1, ठीक है। 1:1 फिर इसका डबल 2:4:2 और फिर वापस का सिंगल तो 1:1। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो और ये बहुत ही क्वेश्चन, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ओके, फिर नेक्स्ट हम पढ़ना है हमको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखने से पहले हम देखते हैं कि जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो उसमें क्या हुआ था कि वो इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं किया था लोगों ने। क्यों नहीं किया था, वो क्यों नहीं किया था उससे भी क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि उस वक्त पे जो कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी, यानी कि पब्लिकेशन जो अच्छी तरीके से नहीं हुआ था, जो ताकि वो वाइडली जो है पब्लिलाइज्ड हो सके लोगों के पास, है ना। सेकेंड ये था कि जो जीन जो था उसने नाम दिया था फैक्टर, ठीक है। तो ये इसका सेकंड था। थर्ड ये था कि जो मेंडल का जो अप्रोच था यूजिंग मैथमेटिकल जो था, वो लोगों को थोड़ा कम समझ में आया कि इसने मैथमेटिकल लॉजिक्स का किस तरीके से यूज़ किया गया, ठीक है। तो ये क्या था कि ये जो फिनोमिना उसने किया न्यू था और अनएक्सेप्टेबल था टू मैनी बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। उसके टाइम पर जो है ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो क्या हुआ, फाइनली थ्रू मेंडल्स वर्क सजेस्ट दैट द फैक्टर जो जिसको उसने जीन का वॉज डिस्क्रीट यूनिट है, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स। वो किसी भी तरीके का फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया किसी भी तरीके का कि वहाँ पे कोई फैक्टर वहाँ पर है, मौजूद है। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए। 3 साइंटिस्ट कौन थे वो हमारे, तो हमारे जो 3 साइंटिस्ट थे वो थे क्या, वो थे हमारे डिवरीज, कॉर्न्स एंड वॉन स्टेसमार्क। ये जो थे इन्होंने क्या किया, इस मेंडल को वापस रीडिस्कवर किया, ठीक है। क्यों किया, कैसे कर पाइए, पहले तो है कि ड्यू टू द एडवांटेजमेंट इन माइक्रोस्कोपी, यानी कि माइक्रोस्कोप जो थे वो उस टाइम पे अच्छे एडवांस टाइप के आ गए थे, तो उनको उसमें हेल्प हुई ताकि वो क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, सेल डिवीज़न को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। और उन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को उन्होंने अच्छे से देखा, ठीक है, जिसको डिस्कवर किया। दे अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर सेल डिवीज़न, ठीक है, जो कि अपीयर हुए क्या, जब उन्होंने सेल न्यूक्लियस को देखा, उनमें जब सेल डिवीज़न उसमें देखी तो उनको देखने को मिला कि वो क्या हो रहे थे, डबल हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, डबल एंड डिवाइड हो रहे थे जस्ट बिफोर सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न से पहले ये सब हो रहा था और उन्होंने उनको क्या नाम दिया, क्रोमोसोम नाम दिया, ठीक है, कि वहाँ पे एक तरीके का क्रोमोसोम है जो कि कैसा था, कलर बॉडी थी, जिसको विजुअलाइज किया किसके द्वारा, स्टैंडिंग करके इन्होंने विजुअलाइज किया। ओके, इसके बाद क्या हुआ, जो वॉल्टर सटन एंड थियोरी बाउरी जो थे हमारे, थियोडोर जो बाउरी थे हमारे, क्रोमोसोमल जो वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। यानी कि जो क्रोमोसोम्स थे ना वो एकदम पैरेलल बिहेव करते थे किसके साथ, किसके जैसे, जीन्स के जैसे, एंड उसको यूज़ किया क्रोमोसोम मूवमेंट को, उनके मूवमेंट को जो है उन्होंने यूज़ किया किसको एक्सप्लेन करने के लिए, मेंडल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इसका यूज़ किया। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स जो थे वो हमारे किस में होते थे, पेयर में होते थे, ठीक है। तो इनकी कुछ सिमिलरिटीज़ भी हमको बता रखी है एनसीईआरटी में, हाँ, और जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा क्रोमोसोम और जीन जो कि अकर्स इन पेयर, जो जीन्स होते हैं वो भी हमारे पेयर्स में होते हैं। क्रोमोसोम जो होता है सिग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये अलग होते हैं, सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज़ ट्रांसमिटेड टू ए गेमेट। यानी कि गेमेट में क्या होता है, सिर्फ एक ही जो पेयर होता है वो ट्रांसमिट होता है। और जीन में भी क्या होता है कि जो सिग्रीगेट एट गेमेट फॉर्मेशन एंड फॉर्म में वन ट्रांसमिटेड टू द गेमेट, यानी कि सेम जैसे क्रोमोसोम में होता है वैसे जीन में होता है। और क्रोमोसोम में इंडिपेंडेंट पेयर्स से सिग्रेट होते हैं, जो इंडिपेंडेंट पेयर होते हैं वो सिग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। और जीन्स में क्या होता है कि वन पेयर सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, इसमें एक पेयर जो है सिग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वे एक जैसे ही हमारे थे।
तो फाइनली में हुआ ये कि जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी वो किसने दी थी, हमारी एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी का वो थे हमारे थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने जो है पूरा वेरिफिकेशन दे दिया था। इन्होंने किस पे काम किया था, इन्होंने वर्क किया था ड्रोसोफिला मेलगोन्स्टर जो था हमारा, उसके ऊपर इन्होंने काम किया था। ये जो ड्रोसोफिला जो है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब मेन ये आता है कि इसका इसी का यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि कुड भी ग्रो हो सकता है सिंथेटिक मीडियम में, इसको हम ग्रो करा सकते हैं। कंप्लीट लाइफ साइकिल हो जाती है 2 वीक्स के अंदर, ये इनकी पूरी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और सिंगल मैटिंग ये करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इनकी प्रोजेनी इनकी होती है और क्लियर डिफ्रेंसिएशन होता है इनके सेक्सेस का। इसीलिए जो है इस थॉमस हंट मॉर्गन ने इस ड्रोसोफिला का जो है हमारा इस इनके एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था। नेक्स्ट हमें को पढ़ना है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लिंकेज जो था हमारा, तो उसको उसने क्या किया था, लिंकेज ने, थॉमसन ने जो उसको नाम दिया लिंकेज, मतलब कि टू डिस्क्राइब फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम, यानी कि डिस्क्राइब फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन का डिस्क्राइब करने के लिए इस लिंकेज का यूज़ किया गया उसने टर्म का। और रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का उसने जो है यूज़ किया, रिकॉम्बिनेशन उसने का नाम दिया। अब जब उन्होंने जब ऑब्जर्व किया, उसने उसकी टीम ने जब इसको ऑब्जर्व किया तो उनको एक चीज़ मिली कि जो टाइटली लिंक्ड थे ना, जो जीन जो टाइटली लिंक थे उनका जो रिकॉम्बिनेशन जो था वो बहुत ही कैसा था, लूज़, उनका जो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन उनका था। और जो लूजली पैक्ड जो हमारे लूजली लिंक्ड जो थे हमारे उनका जो रिकॉम्बिनेशन जो था वो बहुत ही अच्छा था, स्ट्रॉन्ग उनका रिकॉम्बिनेशन था। तो बेसिकली यहाँ से एक चीज़ निकल के है यहाँ पर कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही क्रॉसिंग ओवर होगा, उतना ही रिकॉम्बिनेशन होगा, लेकिन उतना ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है हमारे लिंकेज की। तो बस हमको ये चीज़ इसमें याद रखनी है कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा है, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है तो हमारी लिंकेज कम होगी। बाकी अगर ये तीनों कम है तो हमारी लिंकेज ज़्यादा हो जाएगी। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन आखिर कैसे होता है, तो अगर ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो मेल के अंदर जो जीन होता है वो होता है हमारा XY है तो वो मेल है, और XX है तो वो हमारा फीमेल होता है। अब इनकी जब हम इनकी ब्रीडिंग कराते हैं तो क्या हमको निकलता है XX, इसका X मिलकर के X जो कि गर्ल बनाता है। और इस तरीके से हमको 50% चांसेस होते हैं हमारे गर्ल होने के और बॉय होने के, यानी कि दोनों ही 50% हमारे गर्ल बनते हैं और बॉय बनते हैं। अगर ये हम ग्रास ओवर में देखें तो मेल के अंदर जो होता है वो XO होता है, फीमेल में XX होता है। फ्रूट फ्लाइज में XY होता है, फीमेल में XX होता है। और हेंस में सबसे ज़्यादा याद रखना है ZZ होता है मेल में, और फीमेल में ZW होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि ग्रास सुपर में क्या होता है और हेंस में क्या होता है। अक्सर इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके अंदर मेल का जो है हमारा कैसा है, XO है या ZZ है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन इज़ ए फिनोमिना विच रिजल्ट्स इन अल्ट्रेशन ऑफ DNA सीक्वेंस, यानी कि एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर क्या होता है कि DNA की जो सीक्वेंस है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट चेंज इन जीनोटाइप फिनोटाइप, यानी कि जो लगातार क्या आते हैं हमारे जीनोटाइप और फिनोटाइप में हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। अनदर फिनोमिना दैट लीड्स टू वेरिएशन इन DNA, यानी कि ये जो फिनोमिना है जो कि हमारे वेरिएशन ला देता है हमारे DNA के अंदर, ठीक है। और ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस्ड पेयर ऑफ DNA, यानी कि DNA के सिंगल बेस्ड पेयर के अंदर भी ये चेंज आ जाते हैं, और उस चेंज को हम क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन जिसको हम कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है हमारा सिकल सेल एनीमिया। ओके, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि मेल के अंदर इस तरीके का क्रोमोसोम होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें XX ना होके XO हो जाता है ना, तो उस तरीके से उनमें कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। उन डिसऑर्डर्स का हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस देखेंगे, फिर हम देखेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर देखेंगे, और फिर हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो पेडिग्री जो एनालिसिस होती है हमारी, पेडिग्री एनालिसिस में हमको याद रखने का बस ये है, सबसे पहले तो हमको ये इसके जो सिंबल्स हैं हमको याद होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है वो मेल के लिए होता है, सर्कल जो होता है फीमेल के लिए होता है, और इस तरह का वाला हमारा सेक्स अनस्पेसिफाइड है। और अगर वो रेड कलर में यानी कि वो अफेक्टेड है, अगर एक ही उनमें डंडी उनके बीच में यानी कि वो मैटिंग में है, और अगर 2 डंडियाँ हैं यानी कि मैटिंग हो रही है किनके बीच में, रिलेटिव्स के बीच में। ओके, तो ये मेल है ये फीमेल है, और इनके ये पेरेंट है, और दोनों के जो चिल्ड्रन है वो हमारे कैसे हुए, फीमेल और
मेल हुए, एक बॉय हुए, एक बॉय हुआ, एक गर्ल हुआ। ऐसे ही हमने अगर मेल और फीमेल की जब हमने कराई तो जो हमारी प्रोजेनी निकल के आई वो हमारी कलर में है, यानी कि वो अफेक्टेड है, यानी इसको कुछ डिजीज़ है। और अगर ऐसा करके कि उसके बीच में 5 है तो यानी कि 5 अनअफेक्टेड जो है हमारी ऑफस्प्रिंग्स है, तो उसको हम कहेंगे अनअफेक्टेड है ये हमारी। तो इसका हमको यही ध्यान रखना है। पेडिग्री एनालिसिस यानी कि क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो डिजीज़ एक तरीके से ट्रांसफ़र हो जाती है हमारी, तो हम उसको कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस होती है। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है वो हमारा, उसमें कौन कौन सी डिजीज़ आती है हमारी, हेमियोफीला, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, नीलेकेटोनुरिया और हमारा थैलेसीमिया, ये हमारी इसमें डिजीज़ होती है। एक एक करके हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा डिजीज़ है वो हमारी है हेमोफीला। हेमोफीला जो होती है हमने हमारी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ होती है, ये हमसे ध्यान रखना है। ये इससे यही क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना। तो ये हमारी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, यानी कि इस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ में होता है हमारा क्या, कि फीमेल टू हमारी मेल में ट्रांसफ़र होती है, यानी कि मदर टू हमारे उसके बॉय में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, गर्ल में ट्रांसफ़र नहीं होती, उसको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। इसके अंदर क्या होता है, हेमोफीलिया के अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो हमारा इफेक्ट होता है, यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर जो है उनकी एब्सेंस होती है, यानी कि अब कहीं भी अगर कट लग गया तो वहाँ पे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी। फीमेल में ध्यान रखना, कैरियर जो होते हैं कुछ इस तरीके से उनके एक्स लगा होगा और एक्स होगा, यानी कि वो कैरियर है, यानी कि वो उनमें वो चीज़ हेमोफीलिया का जो है हमारा जीन जो मौजूद है। और अगर दोनों में एच हो जाते हैं तो वो फीमेल जो है डेड हो जाती है। और मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, हमारा एक्स एच होता है और वाई होता है, जो कि अनअफेक्टेड होता है। अगर इसमें है मेल में तो अनअफेक्टेड, अगर दोनों में हुआ तो वो अफेक्टेड होगा, अभी वो अनअफेक्टेड है। तो हेमोफीलिया में सिंपली जो है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो एब्सेंट होता है। इससे क्या होता है, कट वट लग जाने पर नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी उसको, जो कि हमको देखने को मिलता है विक्टोरिया की जो क्वीन है उनकी फैमिली में हमको ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो कि ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो कि ट्रांसफ़र होती है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में किसी भी तरीके के जो है हमारे ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कहेंगे, जो कि होती है कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, जो ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिनिंग एट 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर की जो 6th पोजीशन होती है वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाती है, वेलिन आ जाता है हमारा। तो इस वजह से ये डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे RBC जो है वो हमारे बाइकॉनकेव हमारे हो जाते हैं और सिकल लाइक जैसे हमारे स्ट्रक्चर में बन जाते हैं। ठीक है, तो इस डिजीज़ में क्या होता है, हमारे हीमोग्लोबिन जो है हमारे बाइकॉनकेव बन जाएंगे, तो हमारे को क्या होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं होगी ऑब्वियसली, तो ये हमारी सिकल सेल एनीमिया होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा फेनिलकेटोनुरिया, जो कि हमारे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो कि इनबॉर्न एरर होता है ऑफ मेटाबॉलिज्म का इनबॉर्न, यानी कि पैदाइशी उसमें ये एरर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या होगा, लैक ऑफ एंजाइम्स दैट कन्वर्ट, ऐसा एंजाइम जो कि अमाइनो एसिड फेनिलिन को जो कन्वर्ट करती है हमारे ट्रायोसिन के अंदर, वो एंजाइम्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, उससे होगा क्या, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, जो हमारा फेनिलिन है वो उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अगर इसका एक्यूमुलेशन हमारे ब्रेन में होने लग गया तो क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन निकलेगा बिकॉज ऑफ इट्स पुअर अब्जॉर्प्शन बाय किडनी के द्वारा, जो ऑब्जर्वेशन का हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको उसको मेंटल रिटार्डेशन जैसी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ओके, ये तो थे हमारे कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर थे। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में 3 सिंड्रोम हमको दिए हुए, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है, जिसमें एडिशनल कॉपी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 जो क्रोमोसोम होता है उसकी क्या हो जाती है, एडिशनल कॉपी हो जाती है, जो कि डिस्क्राइब किया गया था लैंगडन डाउन के द्वारा। इसके अंदर क्या होता है कि स्मॉल राउंड का हेड हो जाता है, उसका स्मॉल राउंड हेड, और फ्रंट टंग हो जाती है, पार्शली ओपन रहता है उसका माउथ हमेशा ना, जिसको मंगोलियन मुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, प्लाम इज ब्रॉड, यानी कि जो उसके प्लाम होंगे वो कैसे हो जाएंगे, बहुत ही चौड़े हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, एडिशनल कॉपी हो जाती है एक्स क्रोमोसोम का, एडिशनल कॉपी हो जाएगा, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसकी जगह 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, XXY हो जाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि फीमेल में तो मस्कुलाइन आने लग जाएंगे, यानी कि लड़कियों के अंदर हमारे मेल कैरेक्टर आने लग जाएंगे, और जो हमारी मेल होंगे उनमें फीमेल कैरेक्टर आने लग जाएंगे। जैसे कि मेल के अंदर जो है उनका जो ब्रीस्ट है वो ज़्यादा फूलने लगेगा, लड़कियों में जो है उनका मसल बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा। ओके, फिर आ जाता है हमारा टर्नर सिंड्रोम जो होता है, जिसके अंदर एब्सेंस हो जाता है किसका, एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस हो जाती है, यानी कि 46 की जगह अब एक कम हो जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा, और उसमें एक्स हो रहेगा।
जीन होगा जिसमें क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है उसमें देखने को नहीं मिलेंगे ऐसे व्यक्ति में जिसके अंदर ये टर्नर सिंड्रोम है। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है यही ख़त्म होता है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो बाय एंड टेक केयर।